हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो कक्षा 12 सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र से संबंधित है। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पेपर का मॉडल क्या होगा और वह किस तरह से आएगा। उस प्रश्न पत्र का हूबहू मैंने एक मॉडल तैयार किया है जो कि आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तो बच्चों, अधिक समय न लेते हुए हम आपको दिखाते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा यानी 2025 की जो आगामी आने वाली आपकी परीक्षा है उसमें समाजशास्त्र का पेपर आपका किस प्रकार होगा यानी उसका प्रारूप क्या होगा। तो ये मॉडल पेपर की सहायता से हम बताएंगे। तो बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 2024-25 की परीक्षा के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार आदर्श प्रश्न पत्र 1। ठीक, तो अब पेपर कैसा होगा, समय क्या होगा बच्चों। समाजशास्त्र कक्षा 12 जो कि निर्धारित समय इसका 3 घंटा 15 मिनट, इसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के मिलेंगे। पूर्णांक आपका 100 का होगा। अब 100 का होने के साथ साथ बच्चों इसमें निर्देश क्या दिए रहते हैं, पेपर में आपके दिए रहते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं तथा दूसरा निर्देश होता है कि सभी प्रश्न पत्र करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके अंक निर्धारित होते हैं, अभी हम बताएंगे आपको। तीसरा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी हैं जिनके उत्तर आपको सही में टिक करके देने हैं। और अगला है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना होता है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय हैं जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। फिर प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होता है। बच्चों, मैंने कई बार क्लास में भी बच्चों को पढ़ाते वक्त बताया है और फिर एक बार रिपीट कर दिया है। अब बच्चों देखते हैं हमारा जो मॉडल पेपर होगा या हमारा जो आगामी परीक्षा में आने वाला प्रश्न पत्र होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हम खींचना नहीं चाहते हैं, बहुत शॉर्टकट में आपको पढ़ाएंगे और पूरा पेपर पढ़ाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो हमारा होगा जो आपके कह सकते हैं परसेंटेज को बढ़ा सकता है। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, बहुविकल्पी। 10 क्वेश्चन जो हमारे शुरुआत के होंगे बहुविकल्पी होंगे। तो बहुविकल्पी में देखिए हम आपको बताएंगे सही टिक से कि कैसे आपको करना है। बहुविकल्पी में बच्चों देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि जो हरित क्रांति होती है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन किसी ने टिक कर रखा है, चूंकि हमको मॉडल पेपर अलग से मिला है, उत्तर प्रदेश। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसमें उत्तर प्रदेश ही पूछ लिया जाए। इसमें 3 राज्य आपके सामने आ जाते हैं जिसमें पंजाब भी हो जाता है, उत्तर प्रदेश भी हो जाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ हरियाणा भी हो जाता है। यानी हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बच्चों आपको मिल जाएगा, लेकिन 3 ऑप्शन आपको याद रखने हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जगह आपका पंजाब भी हो सकता है जो कि यहाँ दिया गया है। देखिए ऑप्शन 2 दिया गया है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इन 3 ऑप्शनों में से अगर कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाता है तो टिक कर देना है। अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन होगा कि वर्तमान समय में क्रय विक्रय का नवीनतम स्वरूप क्या है। यानी वर्तमान समय में जो हम क्रय विक्रय वस्तुओं का करते हैं उसका नया स्वरूप क्या है, किसके माध्यम से करते हैं। तो सब कुछ किस्तों पर लेना देना, सबको नगद भुगतान करके घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना, उधार लेकर वापस न करना। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले सबसे जो क्रय विक्रय का नवीनतम स्वरूप होता है वो घर बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग करना होता है, क्योंकि मोबाइल यानी कह सकते हैं कि आज का युग जो है वो नेटवर्किंग मार्केट का है, जिसमें मोबाइल सेवाओं के माध्यम से हम वस्तुओं, अपनी मनपसंद वस्तुओं का क्रय विक्रय ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हमारा इसी क्रम में अगला प्रश्न है हमारा कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित था। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से बच्चों माल्थस, ठीक है, जिन्होंने सन 1798 में एक निबंध लिखा था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को बताया था कि किसी देश की जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है किंतु वहां का खाद्यान्न जो होता है वो गणितीय क्रम में बढ़ता है। इस प्रकार प्रत्येक 20 वर्ष बाद जनसंख्या दोगुनी हो जाती है किंतु खाद्यान्न क्रमागत रहता है, जिससे वहां भुखमरी के शिकार लोग हो जाते हैं। ठीक है, अगला है अवलोकन द्वारा प्राप्त सामग्री कैसी होती है, विश्वसनीय होती है, काल्पनिक होती है, तुलनात्मक होती है या कोई नहीं होती। तो देखिए अवलोकन का तात्पर्य क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखते हैं। अवलोकन का अर्थ होता है किसी घटना
घटना स्थल पर जाकर आंखों से निरीक्षण यानी आंखों से भली भांति देख कर उस स्थान का या उस वस्तु का निरीक्षण करना ही अवलोकन कहलाता है। तो जब हम आंखों से कोई वस्तु अथवा स्थान को देखकर उसका अवलोकन करेंगे तो क्या होगा, विश्वसनीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अवलोकन द्वारा प्राप्त सामग्री कैसी होती है बच्चों, विश्वसनीय होती है। ठीक है, थोड़े स्पीड में पढ़ा रहे हैं क्योंकि पेपर बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो भी काफी बड़ा हो खिंच जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता है। तो जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी, हमारी सामान्य भाषा होगी, क्योंकि जो जनजातियां होती हैं उनकी सामान्य भाषा होती है। ठीक है, अगला बच्चों हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की विशेषता नहीं है। संस्कृत की विशेषता कौन सी नहीं है। संस्कृतियां देखिए, संस्कृतियां कितने प्रकार की होती है, मैंने बताया 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक होती है भौतिक संस्कृति, दूसरी होती है सामाजिक संस्कृति। तो यहाँ पर अध व्यक्तित्व जो गुण होते हैं वो संस्कृत की विशेषता के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि संस्कृतियों में अनुकूलनशीलता व्यक्तियों के अंदर होती है, जैविक उत्तराधिकार की भावना भी होती है, सामाजिक गुण भी होते हैं, लेकिन अध व्यक्तित्व नहीं होता है। ठीक है, भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे, जबकि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो प्रथम के काका कालेलकर थे और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। यहाँ पर BR अम्बेडकर सॉरी लिख गया है, बीपी मंडल होना चाहिए, ये वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन ये वाला, इसमें ये हो जाएंगे द्वितीय। ठीक है, ये नहीं गलती से लग गया। अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना बच्चों 1828 ईस्वी में, ठीक है, किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अगला देखिए, संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई थी। तो मैंने बहुत बार बच्चों क्लास में आपको बताया कि संविधान के किस संशोधन में, तो यहाँ पर पंचायती राज जहाँ पर पूछा जाए, ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ, वहां बच्चों हमारा 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तरह से आपको रट लेना है कि जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की जाए वहां हमारा 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा, और जहां पर नगरीय यानी कह सकते हैं शहरी राज व्यवस्था के बारे में किया जाए वहां पर हमारा 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, तो जनसंचार, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 की जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को क्या बनाया है। जागरूक बनाया है, विश्व से संबंध स्थापित किया है, मनोरंजक बनाया है, या सभी। तो इसमें बच्चों बहुत ही ऑप्शन सही है कि ये सभी हो जाएगा, क्योंकि मनोरंजन के साधनों ने हमें जागरूक भी बनाया है, मनोरंजन के साधनों का भी विकास किया है, विश्व से संबंध भी स्थापित हुए हैं, और इसलिए ये सभी हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हम बहुविकल्पी जो हमारे बहुविकल्पी 10 नंबर है वो 10 में 10 हम सही कर सकते हैं। अब बच्चों आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर आ जाते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय में हम देखते हैं, बहुत ही लॉन्ग वीडियो जा रहा है बच्चों, लेकिन हम खींच कर आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया गया है जिनका उत्तर मैंने आपको बताया था कि लगभग 25 शब्दों में देना है कि नगरीय समुदाय क्या है या नगरीय समुदाय किसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नगरीय मतलब शहर, तो शहर में रहने वाले लोगों का जो समूह होता है वही नगरीय समुदाय कहलाता है। ठीक है, इनका जीवन स्तर उच्च होता है और ये व्यवसाय तथा शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं और इनका जीवन गतिशील होता है। ठीक है, तो नगरीय समाज जो होता है या नगरीय समुदाय होता है, कह सकते हैं नगरीय समुदाय का जीवन स्तर उच्च होता है, इस शहरों में रहने वाले लोगों का यह समूह होता है और कह सकते हैं ये व्यवसाय तथा शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं और इनका जीवन गतिशील होता है, उसे ही हम नगरीय समुदाय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है। बच्चों कई बार मैंने पढ़ा है कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। तो उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक देश द्वारा किसी दूसरे देश या क्षेत्र के संसाधनों पर अपना अधिकार करके उसका शोषण किया जाता है। ठीक है, या उसके संसाधनों पर अपना अधिकार कायम कर लिया जाता है और उसकी संस्कृतियों पर अपने उसकी भौतिक संस्कृतियां होती हैं उनको अपने वश में करके अपने ढंग से चलाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। सॉरी। अगला देखते हैं बच्चों कि बाजार से क्या आशय है, बाजार किसे कहते हैं। बहुत ही सरल आंसर इसमें कि बाजार का मतलब उस जगह से होता है जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। अर्थात कह सकते हैं कि बाजार उस व्यवस्था को कहते हैं जहां क्रेता विक्रेता एक ही जगह पर रहकर अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। ठीक है,
तो बच्चों अब देखिए 3 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होता है कि क्षेत्रवाद किससे क्या आशय है या क्षेत्रवाद किसे कहते हैं। तो क्षेत्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है, ठीक है। क्षेत्रवाद किसे कहते हैं या कहते हैं अपने क्षेत्र के प्रति लगाव की भावना रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है, और यह एक राजनीतिक विचारधारा है। इसके तहत किसी देश के या किसी क्षेत्र को पूरे देश से ज्यादा अहम या श्रेष्ठ माना जाता है, यानी किसी देश को या किसी देश के किसी क्षेत्र को अन्य देश के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक लगाव रखना या अधिक अहम महत्व देना ही क्षेत्रवाद कहलाता है, या अपने क्षेत्र के प्रति लगाव की भावना रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है। ठीक बच्चों, अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला 15वां क्वेश्चन है कि भारत में भाषागत विविधता से क्या आशय है। ठीक है, तो भाषागत विविधता किसे कहते हैं। भाषागत विविधता का तात्पर्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली समस्त भाषाओं से है, क्योंकि देश के प्रत्येक क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी वहां के रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सब आपस में भारतीयत्व की भावना से जुड़े रहते हैं। इसलिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में भाषागत विविधता यानी क्षेत्रों में बंटवारा होने के कारण वहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उसे ही हम भाषागत विविधता कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। मैंने बताया था संस्कृतिकरण 2 प्रकार का होता है, यानी जब कोई संस्कृतिकरण, सबसे पहले देख लेते हैं संस्कृतिकरण है क्या या संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, संस्कृतिकरण का तात्पर्य क्या है। तो संस्कृतिकरण के अंतर्गत बच्चों कि जब कोई जाति या समूह का सदस्य किसी ऊंची जाति की संस्कृति अथवा रीति रिवाज या आदर्शों को अपनाता है उसे ही हम संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई जाति अथवा वर्ग का सदस्य, उच्च जाति अथवा वर्ग का सदस्य यदि किसी अन्य जाति की संस्कृति को अपना लेता है तो उसे, ऐसी व्यवस्था को ही हम संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक, अगला बच्चों हमारा अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन देखिए समाज के विभिन्न वर्गों में अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और अब देखिए इसमें 2 अंतर पूछा गया है। तो सामाजिक परिवर्तन हमेशा निरंतर होता रहता है, यानी समाज में जो परिवर्तन होता है वो लगातार होता रहता है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन विशेष परिस्थिति में होता है, यानी व्यक्ति की संस्कृतियों में जो परिवर्तन होता है वो विषम परिस्थितियों में होता है। देखिए सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, समाज में या समाज के विभिन्न अंगों में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कह सकते हैं पहनावे में परिवर्तन, भाषा बोली में परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन, ये सब सामाजिक के अंतर्गत आ जाता है। और जो व्यक्ति की संस्कृतियां हैं जैसे विवाह प्रणाली में, ठीक है, जातिवाद में परिवर्तन, ये सब संस्कृतियां हैं व्यक्ति की, तो इनमें परिवर्तन आसानी से संभव नहीं, यह विशेष परिस्थितियों में होता है। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की गति तेज होती है, जबकि जो सांस्कृतिक परिवर्तन हमारा होता है उसकी गति बहुत ही मंद होती है। ठीक है, तो अब बच्चों हम आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भूमि सुधार का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि भूमि सुधार का मतलब जमीन के स्वामित्व और इस्तेमाल में सुधार करना ही भूमि सुधार कहलाता है। इसका मतलब है कि जमीन के किसी हिस्से का न्यायपूर्वक बंटवारा करना और उससे भूमि और अधिक बेहतर बन जाती है, अर्थात जमीन का न्यायपूर्वक 2 भागों में न्यायपूर्वक बंटवारा करना ही भूमि सुधार कहलाता है और इससे भूमि बहुत उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो अगर कह सकते हैं भूमि सुधार क्या है, तो भूमि सुधार का मतलब जमीन के स्वामित्व और इस्तेमाल में सुधार करना ही भूमि सुधार कहलाता है। अब बच्चों देखते हैं हमारा 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, उदारीकरण किसे कहते हैं। तो इसमें बच्चों कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों पर, जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं उन पर सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करना अर्थात उन्हें हटा देना ही उदारीकरण कहलाता है। इससे अर्थव्यवस्था अधिक खुली हो जाती है और कह सकते हैं कि जो अनावश्यक यानी सरकार के द्वारा जो उन वस्तुओं पर अनावश्यक प्रतिबंध लगे होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो अनावश्यक पर किसी वस्तु पर से, यानी आप सरल भाषा में कह सकते हैं किसी वस्तु अथवा स्थान पर से लगे हुए अनावश्यक प्रतिबंधों को हटा देना ही उदारीकरण कहलाता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि सामाजिक बहिष्करण से क्या तात्पर्य है, सामाजिक बहिष्कार को स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक बहिष्करण कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति अथवा समूह को समाज के जातियों अथवा सामाजिक या आर्थिक या अन्य प्रतिबंधों
के कारण लगातार उसे अलग कर दिया जाता है या अन्य समाज की तुलना में उसे पृथक कर दिया जाता है तो उसे सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति अथवा समूह को किसी विशेष कारण से उसे अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों से अलग कर देना ही या समाज के विभिन्न वर्गों से अलग कर देना ही सामाजिक बहिष्करण कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी पढ़ा चुके हैं। अब देखते हैं बच्चों हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न केवल लघु उत्तरीय ही पढ़ा पाएंगे इस वीडियो में, चूंकि बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं लघु उत्तरीय के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है कि जाति और वर्ग में अंतर लिखिए। तो देखिए जाति और वर्ग, तो पहला क्वेश्चन बच्चों, जैसे जाति हमारी हो जाती है, जाति जन्म पर आधारित होती है, जबकि जो वर्ग होता है वो व्यवसाय पर आधारित होता है। ठीक है, दूसरा, जाति में खान पान पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, बल्कि वर्ग में खान पान पर कोई प्रतिबंध नहीं पाए जाते हैं। जाति अंतर्विवाही होती है, जबकि वर्ग सामान्य रूप से किसी भी जाति के साथ विवाह संबंध स्थापित कर सकता है। जाति स्थायी होती है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है, बल्कि वर्ग अस्थायी होता है, इसमें कभी भी बदलाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार 4 अंतर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, नातेदारी को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रमुख श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत होगी बच्चों। यहाँ पर हम देखते हैं नातेदारी। ठीक है, तो कह सकते हैं 2 पक्षों के बीच में जो विधिवत या विधि सम्मत पूर्व व्यवस्था अपना करके संबंध स्थापित किए जाते हैं वही हमारी नातेदारी कहलाती है। और ये जो नातेदारी होती है यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है रक्त संबंधी, कौन सी होती है? रक्त संबंधी। और दूसरी नातेदारी हमारी होती है विवाह संबंधी नातेदारी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो रक्त संबंधी नातेदारी होती है ये एक परिवार के सदस्यों से, जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं उन सदस्यों से जुड़ी हुई होती है, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी। तो ये जो एक रक्त से संबंधित तो होते हैं वो यानी माँ बेटे, तो ऐसे संबंध को हम रक्त संबंधी नातेदारी कहते हैं। और विवाह संबंधी नातेदारी कौन सी होती है? विवाह संबंधी नातेदारी वह नातेदारी होती है जिसमें विवाह करके नातेदारी अर्थात संबंध को स्थापित किया जाता है। ऐसी नातेदारी को हम विवाह संबंधी नातेदारी कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से। और अगर पूछा जाए नातेदारी के प्रमुख स्वरूप क्या हैं, तो नातेदारी के प्रमुख स्वरूप नातेदारी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? जो हमारी नातेदारी होती है, नातेदारी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक हो जाता है हमारे प्राथमिक नातेदार, ठीक है, एक हो जाता है हमारे द्वितीयक नातेदार, और एक बच्चों हमारा हो जाता है यहाँ पर तृतीयक, जो तृतीयक नातेदारी होती है। ठीक है, तो नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती हैं? 3 श्रेणियां। एक होती है प्राथमिक नातेदारी, दूसरी होती है द्वितीयक नातेदारी और तीसरी होती है तृतीयक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी हम किसे कहते हैं? प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत हमारे यानी कह सकते हैं जो जन्म से संबंधित होती है, जन्म से अर्थात जो हमारे परिवार से संबंधित सदस्य होते हैं, माता पिता, भाई बहन, बुआ, ये सब हमारे प्राथमिक नातेदार कहलाते हैं। इसके बावजूद जो द्वितीयक नातेदार होते हैं, जो विवाह के उपरांत स्थापित किए जाते हैं, वो हमारे द्वितीयक नातेदार कहलाते हैं। और जो विवाह, जैसे कह सकते हैं यहाँ पर पति और पत्नी, ये हमारे, तो पति प्राथमिक के अंतर्गत आ गया और इसको विवाह के बाद पत्नी को लाया गया, इसलिए पत्नी हमारी द्वितीयक नातेदार कहलाती है। और तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत जो वैवाहिक संबंध स्थापित करने के उपरांत जो उनके सगे संबंधी होते हैं, जैसे पत्नी की भाभी, यहाँ कह सकते हैं पत्नी की भाभी अगर आ जाए तो हमारी कौन सी? तृतीयक नातेदार कहलाएगी। तो इसलिए बच्चों नातेदारी की 3 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, ये नातेदारी भी हो गया। राज्य प्रायः सांस्कृतिक विविधता में संकालु क्यों होते हैं? यानी जो राज्य होते हैं वो सांस्कृतिक विविधता को लेकर संकालु इसलिए होते हैं या संदेह इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे सामाजिक विखंडन हो सकता है। यानी जो राज्य होते हैं वो प्रायतः सांस्कृतिक विविधता के बारे में संकालु इसलिए होते हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के होते हुए राज्य में विखंडन की समस्या बनी रहती है। ठीक है, अगला है गंदी बस्तियों के 4 प्रभाव लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं जो गंदी बस्तियां होती हैं उनके 4 प्रभाव क्या हो सकते हैं कि एक हो सकता है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है गंदी बस्तियों के कारण, दूसरा आर्थिक तनाव बना रहता है, तीसरा आप लिख सकते हैं बीमारियों का विकास हो जाता है, और चौथा अपराध या मानवीय गुणों का क्षरण हो जाता है। तो कई प्रकार के हो सकते हैं इसमें
ठीक है, वो गंदी वस्तुओं के कई प्रभाव हो सकते हैं, आप जब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 25वां कि दिव्यांग की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। अर्थात दिव्यांग किसे कहते हैं? जो शरीर के किसी अंग से बाधिर हो उसे हम दिव्यांग कहते हैं। और उनकी प्रमुख समस्याएं क्या होती है? स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, व्यवसाय की समस्या, रोजगार की समस्या, भेदभाव की समस्या, ऊंच नीच की समस्या, ठीक है, किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होने की समस्या, बहुत सी समस्याएं हैं बच्चों, इनको बहुत अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। और अगला हमारा यानी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है, जो कि कहा गया है कि चिपको आंदोलन क्या है। ठीक है, तो यह एक पारिस्थितिकी आंदोलन, यह किस प्रकार सहायक था? तो चिपको आंदोलन एक पारिस्थितिकी आंदोलन था जो कि महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। सर्वप्रथम यह आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में चलाया गया था। ठीक है, और इसका प्रमुख उद्देश्य वृक्षों को कटने से बचाना था, और यह 1970 के दशक में चलाया गया था। तो बच्चों ये लघु उत्तरीय है, इसलिए इसमें 85 शब्दों में लिखना है, इसलिए इतना काफी हो जाएगा। और इसका समर्थन किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी ने। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे कुछ क्वेश्चन विस्तृत उत्तरी में दिए गए, जिसमें से केवल एक एक क्वेश्चन करना है। जैसे नातेदारी को परिभाषित कीजिए, अभी मैंने बताया नातेदारी की प्रमुख श्रेणियां क्या है। नातेदारी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। अगर नातेदारी की श्रेणियां भी हेडिंग डाल के लिखेंगे तो उसमें 3 प्रकार के, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। अथवा दूसरा मेरे दोनों में से एक ही करना है, 27 में से अथवा लगाए तो दोनों में से एक ही करना है। जनसंख्या के संबंध में माल्थस का सिद्धांत क्या है, ये भी अभी मैंने आगे पढ़ाया है आपको। ठीक है, दोनों में से एक करना है। फिर हरित क्रांति के कारण ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, 8 नंबर का है। या फिर भारत में आधुनिकीकरण में जनसंचार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से एक का उत्तर देना है, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं इसलिए इनको पढ़ाने में असमर्थ हैं हम। और फिर अगला है भारतीय समाज की मौलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा दहेज प्रथा क्या है, इसके सामाजिक दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए। तो इनमें से आप विधिवत, इसको हम किसी अन्य वीडियो में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो बच्चों हम अपने वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं, तथा अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।